एक बूढ़ी अम्मा, लोकल ट्रेन की भीड़ और एक कांपती आवाज, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। बूढ़ी अम्मा की लाचारी ने विभा का दिल दहला दिया। उनके चेहरे की झुर्रियों में छिपा था एक ऐसा राज जो रोंगटे खड़े कर दे। आखिर क्या थी वो मजबूरी जिसने एक रानी को स्टेशन पर भिखारिन बना दिया? दोस्तों, इस सच्ची कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो का अंत तक बने रहें। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप मेरे वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक ठंडी सुबह थी। लोकल ट्रेन की खिड़की से सुबह की धुंध और स्टेशन की भीड़ नजर आ रही थी। विभा रोज की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी। उसकी आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। स्टेशन पर हमेशा की तरह हलचल थी। लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे। कुली सामान ढो रहे थे और चाय पकौड़े की रेहड़ियों से आवाजें गूंज रही थी। तभी एक कमजोर, कांपती आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, बेटी। 2 दिन से पेट में एक दाना नहीं गया। विभा ने उस आवाज की ओर देखा। एक बूढ़ी अम्मा, चेहरा झुर्रियों से भरा, मैली कुचली साड़ी में लिपटी, हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनकी आंखों में ऐसी लाचारी थी मानो जिंदगी ने सारी उम्मीदें छीन ली हों। उनकी उम्र करीब 80 साल रही होगी, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शालीनता थी। वो आम भिखारी नहीं लग रही थी। विभा का दिल पसीज गया। इतनी उम्र में भीख मांगना। उसने जल्दी से पर्स खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ निकाल पाती, ट्रेन ने झटका खाया और चल पड़ी। विभा ने खिड़की से झांक कर देखा। बूढ़ी अम्मा अब भी वही खड़ी थी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार ने उन्हें धुंधला कर दिया। विभा की आंखों के सामने उनकी बुझी हुई आंखें और कांपते हाथ घूम गए। पूरे रास्ते वो उसी बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लगा। फाइलें खोलती, लेकिन नजरें कहीं और होती। उस बूढ़ी अम्मा की कहानी क्या होगी? क्या मजबूरी रही होगी कि इतनी उम्र में उन्हें सड़क पर आना पड़ा? शाम को जब वो स्टेशन पर उतरी, उसकी नजरें अनायास ही उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगी। और तभी स्टेशन के एक कोने में वो दिखी। वही मैली साड़ी, वही कमजोर कद, वही बुझी आंखें। विभा उनके पास पहुंची। करीब से देखने पर वो और भी नाजुक लग रही थी। चेहरे की झुर्रियां जिंदगी के तजुर्बों की कहानी कह रही थी। फिर भी उनकी आंखों में एक पुरानी रौनक की छाप थी, जैसे कभी वो किसी अच्छे घर की मालकिन रही हो। अम्मा, आप ठीक है? विभा ने धीरे से पूछा। अम्मा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें नम थी। बेटी, भूख बर्दाश्त नहीं होती, मजबूरी है। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी गरिमा भी। विभा ने पास की रेहड़ी से 4 पूरी और आलू की सब्जी की प्लेट ली। साथ में एक पैकेट छाछ भी लिया ताकि गला तर हो सके। अम्मा, ये खा लो, पेट भर जाएगा। खाना देखते ही अम्मा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कांपते हाथों से प्लेट थामी और धीरे धीरे खाने लगी। भगवान तुझे सुख दे, बेटी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में थोड़ी सी जान आई। विभा कुछ और पूछना चाहती थी, तभी उसका फोन बजा। फोन विनीत का था। पूछा, कहाँ हो? विभा, इतनी देर क्यों? अब तक तो घर पहुंच जाया करती हो। हां, बस आ रही हूं, विभा ने जल्दी से कहा और घर की ओर चल दी। लेकिन उसका मन अभी भी स्टेशन पर अटका था। घर पहुंचते ही विनीत ने पूछा, आज इतना लेट क्यों हुआ? फिर विभा ने सारी बात बताई। विनीत ने टोक दिया, तुम भी ना विभा, स्टेशन पर तो ऐसे कितने भिखारी मिलते हैं। रोज कितनों को खाना खिलाओगी? आज दोगी, कल फिर मांगेंगे। इनकी आदत पड़ जाती है। काम धाम तो करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। नहीं विनीत, विभा ने गंभीर स्वर में कहा। वो आम भिखारी नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ और था। जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। मैं कल उनसे बात करूंगी। कल? अरे, कल तो रविवार है, ऑफिस भी नहीं जाना। फिर स्टेशन क्यों जाओगी? विनीत ने हैरानी से पूछा। बस इसलिए तो जाऊंगी, कल जल्दी नहीं होगी। मैं आराम से अम्मा से बात कर पाऊंगी, विभा ने ठान लिया। अगली सुबह विभा स्टेशन पहुंची। उसकी आंखें बूढ़ी अम्मा को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसने स्टेशन पर इधर उधर पूछा। एक चाय बेचने वाले ने बताया कि
वो स्टेशन के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रहती है। विभा तेजी से वहां पहुंची। बरगद के पेड़ के नीचे अम्मा लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें भारी थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूं। आप स्टेशन के अंदर क्यों नहीं आई? बेटी, तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। इस उम्र में काम तो होता नहीं, बस भीख मांगकर गुजारा करती हूं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही है? विभा ने हिम्मत करके पूछा। ये सवाल सुनते ही अम्मा की आंखें छलक आई। बेटी, भीख मांगना किसे अच्छा लगता है, पर क्या करूं, मजबूरी है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मैं तो खुद भिखारियों को खाना कपड़ा बांटा करती थी। विभा ने गौर से उनकी ओर देखा। आपके साथ ऐसा क्या हुआ अम्मा, बताइए ना। अम्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अतीत में खो गई। बेटी, मेरा घर शहर के बीचों बीच था। बड़ा सा मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था। मैं किसी रानी से कम नहीं थी। घर में दादी सास का हुक्म चलता था। उनकी एक बात के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर मेहमान का सम्मान होता। त्योहारों पर नौकरों को कपड़े, पैसे, मिठाइयां दी जाती। मेरी गोद भराई में पूरा गांव जुटा था। देसी घी के पकवान बने थे। सबने आशीर्वाद दिया और मेरा पहला बेटा सोहन पैदा हुआ। 1.5 साल बाद रोहन भी आ गया। 2 बेटों की मां बनने का गर्व मेरे सिर चढ़कर बोलता था। विभा चुपचाप सुन रही थी। अम्मा की आवाज में पुराने दिन जीवंत हो उठे थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जरूरतमंदों को कपड़े और खाना बांटते थे। मेरे पति विरासत का व्यापार संभालते थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। सोहन और रोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, गलत संगत में पड़ गए। पढ़ाई छोड़ दी, दोस्तों में पैसे लुटाने लगे। मैं डांटती तो सास ससुर मुझ पर ही गुस्सा होते। कहते, मां होकर बेटों को संभाल नहीं सकती। दादी सास की चिंता में मौत हो गई। सास ससुर ने भी दुनिया से मन उचाट कर लिया और तीर्थ स्थलों में चले गए। फिर क्या हुआ अम्मा? विभा ने धीरे से पूछा। घर सूना हो गया। पहले मेहमानों से गुलजार रहता था, अब सिर्फ हम 4 लोग थे। बेटों की शादी की चिंता सताने लगी। सोचा था वो व्यापार संभालेंगे, पर वो तो आवारा गर्दी में डूबे थे। गलत संगत ने उन्हें जुआ और शराब में धकेल दिया। व्यापार में भी धोखा हुआ। जो लोग पति के साथ काम करते थे, उन्होंने छल किया। बेटों की शादी की उम्र निकल रही थी। हमने सोचा शादी कर दें, शायद सुधर जाएं। बड़ा खानदान था, 2 अच्छी लड़कियां मिली। एक साथ 2 बहुएं घर आई। तो फिर सब ठीक हो गया? विभा की आवाज में उम्मीद थी। अम्मा ने कड़वाहट भरी हंसी। ठीक, बेटी, और बिगड़ गया। बहुएं गरीब घरों से थी, पर धन देखकर लालच में आ गई। महंगे कपड़े, गहने, शराब की पार्टियां, वो भी बेटों से कम नहीं थी। मैं घर संभालती, पति व्यापार, पर बहुएं न रसोई में कदम रखती, न घर का काम करती। पति ने बेटों को समझाया, पर वो कहां सुनने वाले थे। चिंता में मेरे पति की तबीयत बिगड़ी और एक दिन वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। विभा की आंखें नम हो गई। उसके बाद अम्मा, पति के जाने के बाद भी बेटों को होश नहीं आया। व्यापार डूब गया। कर्जदारों की भीड़ घर पर जुटने लगी। तब जाकर बेटों को अक्ल आई, पर सब कुछ खत्म हो चुका था। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बहुएं मायके जाने की धमकी देती। पैसों की तंगी ने सबको चिड़चिड़ा बना दिया। और मैं विधवा थी। सबकी आंखों में खटकने लगी। मेरे खाने पीने में कटौती होने लगी। उन्हें लगता था मेरे रहने से खर्चा बढ़ता है। रोज ताने सुनने पड़ते। मां की वजह से व्यापार डूबा, घर में बरकत नहीं। विभा का गला रुंध गया। अम्मा, आपके बेटों ने ऐसा कैसे किया? अम्मा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। एक दिन सोहन बोला, मां, आपको तीर्थ यात्रा करवा लाता हूं। शायद पुण्य मिले और घर की हालत सुधर जाए। मुझे खुशी हुई, पर मन में शक भी था। गरीबी में तीर्थ यात्रा? फिर भी मैं तैयार हो गई। ट्रेन में बैठे 2 स्टेशन पहले सोहन पानी लेने उतरा। पानी तो लाया नहीं, खुद भी गायब हो गया। ट्रेन चल पड़ी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। क्या
विभा के मुंह से चीख निकली। हाँ बेटी। स्टेशन पर उतरी, सोहन को ढूंढा, पर वो नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, भूख से बुरा हाल था। दुकानदारों से मदद मांगी, पर सब हंसने लगे। बोले, अम्मा, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ गया, अब वो नहीं आएगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, वो मुझे यूं छोड़ देगा। पर सच यही था। तब से मैं इस स्टेशन पर भीख मांगकर जी रही हूं। विभा की आंखें छलक पड़ी। अम्मा, आपके बेटों का पता है? मैं आपको घर पहुंचा दूं। अम्मा ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, अब न उनसे मिलना चाहती हूं, न उन्हें सजा दिलाना चाहती हूं। जब उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं क्यों उनके पास जाऊं? बस भगवान का नाम लेकर दिन काट रही हूं। विभा घर लौटी, विनीत को सारी बात बताई। विनीत, अम्मा की कहानी सुनकर मेरा दिल टूट गया। बेटों ने अपनी मां को स्टेशन पर छोड़ दिया। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं विभा? विनीत ने झुंझलाकर कहा। हमारी अपनी जिंदगी है, बेटी की जिम्मेदारी है। विनीत, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर दादी नानी का प्यार नहीं दे पा रहे। क्यों न अम्मा को गोद ले ले? उन्हें सहारा मिलेगा, और हमारी बेटी को दादी का प्यार। विनीत चौंक गया। पागल हो गए हो? किसी अनजान को घर लाएं? उनका कुछ पता तो हो। विनीत, तुम भी तो अनजान थे। विभा ने धीरे से कहा। तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। जिन्होंने तुम्हें गोद लिया, उन्होंने प्यार से पाला। आज तुम उनके कारण ही अपने पैरों पर हो। विनीत की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कैसे उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। गोद लेने वालों ने उसे नया जीवन दिया, पर एक हादसे में वो भी चले गए। विभा ने ही उसे संभाला था। मुझे माफ कर दो विभा, कल सुबह हम अम्मा को घर लाएंगे। रात को विभा ने अपनी बेटी माही को बताया, कल हम तुम्हारी दादी को घर लाएंगे। माही खुशी से उछल पड़ी। सच? मम्मी, मेरी भी दादी होगी? सुबह तीनों स्टेशन पहुंचे। विभा की नजरें अम्मा को ढूंढ रही थी। तभी एक कोने में भीड़ देखी। विभा ने भीड़ में झांका और उसके मुंह से चीख निकली। अम्मा का शव पड़ा था। लोग बता रहे थे वो कई दिनों से बीमार थी। इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। विभा फूट फूट कर रोने लगी। माही भी मां को देखकर रोने लगी। विनीत ने दोनों को संभाला। हम उन्हें घर नहीं ले जा पाए, पर उनका अंतिम संस्कार सम्मान से कर सकते हैं। विनीत ने पुलिस से इजाजत ली। विभा ने भीगी आंखों से अम्मा को विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान विभा का मन भारी था। उसने सोचा, समाज में बेटों की चाहत होती है कि वो बुढ़ापे में सहारा देंगे, पर आज बेटे माता पिता को जीते जी छोड़ देते हैं। अम्मा की कहानी ने उसे झकझोर दिया। उसने ठान लिया वो अपनी बेटी को न सिर्फ सुख देगी, बल्कि इंसानियत और प्यार की विरासत भी देगी। कुछ दिन बाद विभा ने स्टेशन के पास एक छोटा सा आश्रय गृह खोलने का फैसला किया। उसने विनीत और कुछ दोस्तों की मदद से इसे शुरू किया। वहां बुजुर्गों को रहने, खाने और इलाज की सुविधा दी जाने लगी। माही भी वहां बच्चों की तरह दादी नानी बन चुकी बुजुर्ग महिलाओं के साथ समय बिताती। विभा ने उस आश्रय गृह का नाम रखा अम्मा का आशियाना। हर बार जब वो वहां जाती, उसे लगता कि अम्मा की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।